हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। इस क्लास में हम लोग देखते हैं जो है कि यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम के लिए जो 2023 का होने वाला है उसके लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। और ये ध्येय आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर कराया जाता है। टेस्ट सीरीज के अलावा भी इससे संबंधित जितने भी फैक्ट होते हैं उन सबको डिस्कस किया जाता है यहाँ पर। यही वीडियो का फ़ायदा होगा कि टेस्ट सीरीज के अलावा भी फैक्ट डिस्कस किए जाएंगे। और इसके पहले जो है कि 8 क्लास हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2023 के लिए, तो आप लोग जाकर उसको देख लीजिए। सभी में डिटेल से क्वेश्चन को एनालाइज किया गया है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पानी की जहाज तोड़ने के लिए, हीरा काटने और पालिश करने के लिए, निर्यात प्रसंस्करण के लिए और परंपरागत कला एवं केंद्र के लिए। तो जो कांडला है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। और कांडला कहाँ पर है? तो गुजरात में है। गुजरात में, ये गुजरात का बंदरगाह है और ये निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। और ये एशिया का पहला है, एशिया का पहला पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है। ये जो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है ये एशिया का पहला है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में, 1965 में। और कांडला गुजरात में है। तो इतने सारे फैक्ट इससे संबंधित थे। और इसका उद्देश्य जो है कि मुख्य रूप से ये है कि जो निर्यात के लिए एक अच्छा माहौल या वातावरण तैयार करना, जिससे कि निर्यात को अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सके। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, उद्योग से संबंधित दिया है और उत्पादक केंद्र दिया है, तो इसका मिलान करना है। मिलान से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो जो जूट का सामान है उसका क्या हो जाएगा? तो जूट का सामान हो जाएगा टीटागढ़, टीटागढ़ हो जाएगा। और टीटागढ़ कहाँ पर है? तो ये वेस्ट बंगाल में है। और रेशमी वस्त्र, रेशमी वस्त्र का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बेंगलुरु, तो बी का 3 हो जाएगा। और जो ऊनी वस्त्र है इसका हो जाएगा लुधियाना, ज़्यादातर लोगों को पता होता है। और जो कालीन है ये भदोही में है। तो कालीन से संबंधित जितने भी उत्पाद होते हैं वो भदोही से ही होते हैं। ये यूपी स्पेशल में जरूर पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए का 4। तो आप लोग एग्जाम में ऐसे कर सकते हैं कि जो जिसमें ए का 4 नहीं दिया है उसको काट सकते हैं, इससे आसानी हो जाएगी क्वेश्चन करने में। और बी का क्या हो जाएगा? 3। तो बी का 3, तो बी का 3 केवल इसी में दिया है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? यानी जो राजकोषीय नीति है भारत की, भारत सरकार की, उसका एक उद्देश्य क्या नहीं है? मतलब बाकी सारे उद्देश्य शामिल होंगे, केवल यही नहीं होगा जो आंसर होगा। पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन, धन तथा आय का न्यायोचित वितरण। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो पा रहे हैं। और कमेंट में जरूर अपना फीडबैक दिया करें। तो जो अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन है ये राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं होता है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य होता है पूर्ण रोजगार, मूल्य की स्थिरता, यानी कि रोजगार भी अधिकतम हो और मूल्य स्थिरता बनी रहे, यानी कि मुद्रास्फीति नियंत्रित रहे, और धन और आय का न्यायोचित वितरण हो, यानी कि सभी लोगों में धन और आय का निश्चित वितरण हो, ये असमानता बढ़नी नहीं पाए। ये जो है कि ये सभी जो है कि राजकोषीय नीति के उद्देश्य होते हैं। और राजकोषीय नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा राजकोषीय नीति का निर्धारण किया जाता है। और इसमें अंतर्राज्यीय व्यापार और नियमन नहीं शामिल होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव होगा। यानी कि जो राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव होगा, यानी कि अधिक होगा, कम होगा, समान होगा, उपरोक्त सभी होगा। तो जो राजस्व घाटा होता है इसके अपेक्षा राजकोषीय घाटा हमेशा अधिक होगा। जो राजकोषीय घाटा होगा ये राजस्व घाटे से अधिक होगा। राजस्व घाटा क्या होता है? तो ये होता है जैसे राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां एवं जो अंतर होता है राजस्व व्यय का,
का अंतर, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय का अंतर राजस्व घाटा होता है। और जो राजकोषीय घाटा होता है, राजकोषीय घाटा, ये जो होता है राजकोषीय घाटे में कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के साथ कुल प्राप्तियां प्लस कुल व्यय के साथ इसमें क्या शामिल होता है, सरकार की देयताएं, सरकार की देयताएं जो शामिल होती हैं, देनदारी जो होती है सरकार की, वो भी शामिल होता है। इसी कारण जो है कि राजकोषीय घाटा हमेशा अधिक होता है राजस्व घाटे से। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष पर वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। यानी कि सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष पे वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो इसमें दिया गया है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधन का निर्धारण करने के लिए, और अगला ऑप्शन दिया है कि केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारण करने के लिए। तो जो वित्त आयोग है उसकी नियुक्ति किस लिए की जाती है, तो ये की जाती है केंद्रीय अनुदान एवं संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। जो केंद्रीय है, केंद्रीय राजस्व में राज्यों का कितना अंश होगा या कितना भाग राज्यों को मिलेगा, उसी का निर्धारण करने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। यानी कि जो केंद्रीय राजस्व है उसमें कितना राज्यों को दिया जाएगा, इसी का निर्धारण करने के लिए जो कि प्रत्येक 5 वर्ष पे एक वित्त आयोग के गठन किया जाता है। और जो है कि इसकी जो वित्त आयोग है इसका आर्टिकल किस में दिया गया है, तो आर्टिकल दिया गया है 280 में, संविधान के आर्टिकल 280 में यह कहा गया है कि एक वित्त आयोग होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस पर कोई आयकर छूट नहीं है। यानी किस पर कोई आयकर छूट नहीं है, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, लोक भविष्य निधि, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना। तो जो किसान विकास पत्र होता है इस पर कोई आयकर छूट नहीं होती है। बाकी अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय बचत पत्र, लोक भविष्य निधि, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना, इन सभी पर जो है कि छूट मिलती है। लेकिन जो किसान विकास पत्र होता है इस पर ब्याज से हुई आय पर, ब्याज से हुई आय पर कोई छूट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से 5 पंचवर्षीय योजनाओं का किसका मुख्य ध्येय संपोषणी वृद्धि था। यानी 5 पंचवर्षीय योजनाएं दी गई हैं और उसमें से पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पूछा गया कि संपोषणी वृद्धि किस योजना का था। तो 9वीं योजना, 10वीं योजना, 11वीं योजना और 12वीं योजना। तो जो संपोषणी या धारणी विकास था ये किस योजना का ध्येय था, तो ये था 12वीं योजना का, 12वीं पंचवर्षीय योजना का। और ये कब से कब थी, तो 2012 से 2017 तक थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। और पहली पंचवर्षीय योजना कब थी, तो पहली थी 1951 से 56 तक। ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा तो इस पर डिस्कस नहीं करेंगे हम। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 12 से 17 तक थी और इसका संपोषणी वृद्धि मुख्य ध्येय था। और जो है कि ये पूरी नहीं हो पाई, 2015 में ही योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग आ गया, आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है। अब ये जो है कि इसका कार्य देखता है तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पंचवर्षीय योजना और विकास मॉडल, यानी कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में किसके विकास मॉडल को फॉलो किया गया था, इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये आधारित थी हैरड डोमर मॉडल पर। तो ए का 2 हो जाएगा, तो बाकी 2 तो कट जाएंगे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो महालनोबिस मॉडल पर। तो बी का 4 हो जाएगा। तो बी का 4 यहाँ पर आंसर तो मिल जा रहा है लेकिन हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। और तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये चक्रवर्ती मॉडल पर,
एस चक्रवर्ती, और जो चतुर्थ थी ये अशोक रुद्र मॉडल पे। और प्रथम, आइए इनका डेट भी देख लेते हैं। पहली योजना थी 1951 से 56 तक, और दूसरी कब थी तो 56 से 61 तक थी, और तीसरी 61 से 66 तक थी। उसके बाद 61 से 66 तक जो है, 66 से 69 तक एक वर्षीय योजना चली थी। और 69 से 74 तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चली थी। तो ये जो है कि यहाँ पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आप लोग जरूर नोट करेंगे इसको। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। जो 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम था ये सर्वप्रथम कब प्रारंभ किया गया था, इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। 1969, 1975, 1977 और 1980। तो जो 20 सूत्री कार्यक्रम है ये कब प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया था 1975 में। जो 20 सूत्री कार्यक्रम है ये 1975 में प्रारंभ किया था, और वर्तमान में ये फिर से दोबारा चालू किया गया है 2006 से। 20 सूत्री कार्यक्रम तो 2006 से चालू है। और इसमें होता क्या है कि जैसे क्या किया जाता है कि कृषि, औद्योगिक उत्पादन, को बढ़ावा देना, गरीबी कम करना, साक्षरता दर बढ़ाना, ये सभी कार्य जो है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत है, कि ताकि जो आम आदमी उसकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। तो इसीलिए था 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में चलाया गया था, दोबारा से 2006 से ये चालू है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है, और कारण दिया है कि इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ावा देना है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें। तो ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना होता है। तो ये कारण भी सही दिया गया है, तो इस प्रकार यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ऑपरेशन ट्विस्ट है ये जुलाई 2020 में चला था आरबीआई के द्वारा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में कागजी मुद्रा का प्रथम बार कब शुरू की गई थी। यानी भारत में कागजी मुद्रा है ये प्रथम बार कब शुरू की गई थी, तो 1862, 1542, 1601 और 1880। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें। तो 1862 में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन भारत में किया गया था, और विश्व में सबसे पहले कहाँ किया गया था? विश्व में सबसे पहले चीन में किया गया था, चीन में। और ये कब किया गया था, तो एक वहाँ का एक राजवंश था चीन में, तांग राजवंश। तो इसके कार्यकाल में जो है कि, और ये कब था, तो 618 से 907 के बीच। तो इसी समय जो है कि चीन में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा चलाई गई थी, और भारत में जो है कि 1862 में। थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया गया है। यानी थोक मूल्य सूचकांक जो है उसमें सबसे अधिक भार, वेटेज किसका है? खाद्य पदार्थ क्षेत्र, गैर खाद्य पदार्थ क्षेत्र, ईंधन, पावर, लाइट और लिब्रिकेंट्स, विनिर्मित उत्पाद। तो जो थोक मूल्य सूचकांक है इसमें सबसे अधिक वेटेज किसका दिया गया है, यही पूछा गया है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग जरूर इसको नोट करेंगे। तो ये जो है कि विनिर्मित उत्पाद को सबसे अधिक वेटेज दिया जाता है। और जो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है, जो थोक मूल्य सूचकांक है इसका आधार वर्ष क्या है, तो आधार वर्ष है 2011-12। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, पहले 2004-5 था, अब 2011-12 कर दिया गया है। और थोक मूल्य सूचकांक में सबसे अधिक वेटेज जो है कि विनिर्मित उत्पाद का है। इसमें कुछ चुनी हुई वस्तुओं को रखा जाता है, जिनका औसत निकाल के जो है कि मुद्रास्फीति या महंगाई का मापन किया जाता है। कुछ चुनी हुई वस्तुएं इसमें होती हैं, इनका सामूहिक औसत निकाल लिया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन दिया है कि सिडबी
की स्थापना की गई है। कुटीर उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए, लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए, बृहद स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वित्त प्रदान करने के लिए। तो जो सिडबी की स्थापना की गई है वो किसके लिए की गई है? तो ये की गई है लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए, यानी कि जो छोटे स्तर के उद्योग हैं उनको वित्त प्रदान करने के लिए सिडबी की स्थापना की गई है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई है 2 अप्रैल 1990 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में है। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? बैंक के कार्य को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, घरेलू बैंक की विदेश में गतिविधियां, विदेश बैंक द्वारा देश के अंदर बैंकिंग क्रियाएं और अन्य गतिविधियां करना। तो जो प्रतिछाया बैंकिंग है इसके अंतर्गत क्या आता है? तो ये आएगा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। तो जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं उनके द्वारा अगर बैंकिंग क्रियाएं की जा रही हैं तो उसे प्रतिछाया बैंकिंग कहा जाता है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पॉल मैकुले ने। शब्द का प्रयोग किसने किया था? पॉल मैकुले। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका कौन सा एक कार्य नहीं है उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो साख नियंत्रण, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में, मौद्रिक नीति का निर्माण और साख सृजन। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो साख का सृजन है ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं किया जाता है, यह व्यापारिक बैंकों द्वारा किया जाता है। साख का सृजन कार्य करना भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, बाकी साख का नियंत्रण करना अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में, जैसा कि पता है कि बैंकों का बैंक है, बैंकों का बैंक आरबीआई है, तो ये शिखर संस्था के रूप में बैंकों का। मौद्रिक नीति निर्माण करना ये रिजर्व बैंक का ही कार्य है। नोट निर्गमन करना, महंगाई को नियंत्रित करना, ये सभी कार्य जो है कि भारतीय रिजर्व बैंक के हैं। जो है कि साख का सृजन कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है। और आरबीआई की स्थापना कब की गई थी ये भी पूछा गया है। तो ये 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो राष्ट्रीयकरण 1949 में कर दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट आरबीआई से संबंधित है। एस्चुअरीज शब्द संबंधित है। जो एस्चुअरीज शब्द है ये किससे संबंधित है? बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो एस्चुअरीज है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बीमा क्षेत्र से। ये भी पूछा गया एग्जाम में, तो आप लोग नोट करेंगे इसको। भूमि विकास बैंक का कार्य कौन सा सत्य है? यानी जो भूमि विकास बैंक का कार्य है वो कौन सा सत्य है? दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, अल्पकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, बड़े उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, लघु उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना। तो जो भूमि विकास बैंक है इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो भूमि विकास बैंक का प्रमुख कार्य है दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। और भूमि विकास बैंक की सर्वप्रथम स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1920 में। प्रथम स्थापना इसकी 1920 में की गई थी। और ये कहाँ पर की गई थी? तो पंजाब में। ये भी पूछा गया है, तो आप लोग इसको नोट करेंगे। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में पंजाब में की गई थी। और दीर्घकालीन ऋण क्या होता है? तो जैसे कि कुल 3 प्रकार के ऋण होते हैं। एक शॉर्ट टर्म होता है, लघु ऋण, ये मैक्सिमम 15 महीने के लिए दिया जाता है। और जो मध्यम कालीन ऋण होता है, मध्यम कालीन, तो ये 15 महीने से अधिक और 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। और जो दीर्घकालीन ऋण होता है ये 5 वर्ष से 25 वर्ष के लिए दिया जाता है। ये भूमि में सुधार आदि कार्यों के लिए दिया जाता है। तो 5 वर्ष से 25 वर्ष के लिए दीर्घकालीन ऋण और 15 महीने तक के लिए लघु ऋण और मध्यम ऋण 15 महीने से अधिक और 5 वर्ष के बीच।
आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो ये वीडियो देखने का यही फायदा होगा कि इससे संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे उनको हम डिटेल से डिस्कस करते चलेंगे, तो आप लोग नोट करते रहेंगे इनको, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का कौन सा एक भाग नहीं है? जो मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है उसमें किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी उसका आधार क्या नहीं है? तो स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के साथ जीवन प्रत्याशा, सकल नाम एनरोलमेंट दर, सकल नाम निवेश एनरोलमेंट दर, तो इसमें किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें। तो इसमें जो है कि स्वास्थ्य एवं पोषण का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी प्रति व्यक्ति आय, जन्म के साथ जीवन प्रत्याशा, सकल नाम निवेश एनरोलमेंट दर जो होती है, ये तीनों का ही प्रयोग किया जाता है। और जो है कि मानव विकास सूचकांक सबसे पहली बार कब 1990 में जारी किया गया था। और मानव विकास सूचकांक का जो है कि रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसका प्रयोग सबसे पहले इसका जो है कि एक अर्थशास्त्री थे पाकिस्तान के, उनका नाम था महबूब उल हक, महबूब उल हक द्वारा किया गया था वो मानव विकास सूचकांक का प्रयोग। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया है कि संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संगम योजना बेसिकली पूछा गया कि संगम योजना किससे संबंधित है? तो विकलांगों की कल्याण वृद्धि के लिए नदियों को परस्पर जोड़ना, नदियों को प्रदूषण मुक्त करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें। तो जो संगम योजना है ये विकलांगों की कल्याण वृद्धि के लिए योजना चलाई गई थी। और ये योजना कब चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी 15 अगस्त 1996 को। 15 अगस्त 1996 को ये योजना चलाई गई थी। और इसमें होता क्या था कि गांव में जाकर विकलांगों को इकट्ठा करके जो है कि 15,000 रुपये वित्तीय राशि प्रदान की जाती थी, सहायता राशि। तो ये विकलांगों की कल्याण वृद्धि के लिए संगम योजना चलाई गई थी, 1996 में चलाई गई थी, 1996 में। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा दिया है। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का सही क्रम क्या है? यानी जो जनगणना 2011 की हुई, अभी इसी जनगणना से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 2021 में जनगणना नहीं हो पाई थी, प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। तो इसमें पूछा गया कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का अवरोही क्रम, यानी सबसे अधिक से कम की तरफ पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये सही क्रम हो जाएगा। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो 16.49%, 49% जो है कि भारत की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में केवल निवास करता है। और जनसंख्या के मामले में यूपी जो है कि यूपी पहले स्थान पर है। तो ये जो है कि इसका क्रम हो जाएगा, क्रम भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा दिया है कि जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजक वर्ष के कहा जाता है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है? यानी जनसंख्या महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? उसके बाद लगातार त्वरित रूप से जनसंख्या यानी बहुत तेजी से बढ़ी है। तो 1911, 1921, 1941 और 1951। तो जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कौन सा रहा है? तो ये 1921 का रहा है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग जरूर इसको नोट करेंगे। यह एक ऐसा वर्ष है जिसमें जनसंख्या में कमी की गई थी। और ये कमी कितनी हुई थी? तो 0.31%, 0.31% की कमी हुई थी। इसीलिए जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जनसंख्या बढ़ी है, केवल इसी जनगणना में कम हुई थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? तो जो जनगणना 2011 की हुई है उसमें भारत के लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं, उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 940, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 950, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 960। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी आंसर करते रहें। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये चारों ही गलत दिए हुए हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। ये डाटा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग जरूर नोट करेंगे इसे।
अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसमें प्रति 1000 बालिकाओं पर 0 से 6 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? बिहार, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल। यानी कि सबसे अधिक कम बालिकाएं कहाँ पर हैं प्रति 1100 बालकों पर? तो इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हरियाणा। हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो है कि 100 बालिकाओं पर 120 बालक हैं। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की साक्षरता दर में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि है, यानी कि किस जनगणना के मध्य भारत में साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो 1961 से 71, 71 से 81, 81 से 91, 91 से 2001 के मध्य। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर कर रहे हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1991 से 2001 के मध्य साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। और ये कितनी वृद्धि हुई थी? तो ये हुई है 8.20% की वृद्धि हुई है। इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखें, पर्यावरण से अभिप्राय है, यानी पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? भूमि, जल, वायु, पौधा एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। और दूसरा ऑप्शन दिया, उन पर संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। और भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रिया व्यवस्था को जो अंतर संबंधित होते हैं। और उपयुक्त सभी। तो यानी जो इतने सारे दिए हैं यहाँ पर फैक्ट की भूमि, जलवायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों अस्तित्व यानी चारों ओर से घिरे हुई है, ये भी शामिल हो जाएगा। और उन पर संपूर्ण दशाओं का योग व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, यानी कि जो संपूर्ण वायुमंडलीय दशाएं एक व्यक्ति के चारों तरफ घेरे हुई हैं, ये सभी शामिल होती हैं। और इसमें भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की अंतरक्रिया की व्यवस्था भी जो होती है, एक दूसरे के मध्य पर्यावरण और व्यक्ति की अंतःक्रियाएं जो होती हैं वो भी शामिल होती हैं। तो उपरोक्त सभी जो है कि इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण में। और अगला क्वेश्चन दिया है कि धारणी कृषि का क्या अर्थ है? यानी कि धारणी कृषि का अर्थ क्या होता है? आत्मनिर्भरता, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात एवं आयात करना, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। धारणी कृषि का अर्थ होता है कि भूमि का इस प्रकार किया जाए कि जो उसकी उर्वरता या गुणवत्ता है वो बनी रहे भविष्य की पीढ़ियों के लिए। ये नहीं कि इस प्रकार खेती की जाए कि उसकी सारी उर्वरता समाप्त हो जाए। तो यही यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग करें कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, यानी गुणवत्ता उसकी बनी रहे, समाप्त ना हो। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है, यानी यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। तो इसका जो है कि मुख्यालय पूछा हुआ है जिनेवा, नैरोबी, काठमांडू, नई दिल्ली। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो नैरोबी में है, जो केनिया की राजधानी है, राजधानी नैरोबी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1972 में यूएनईपी की स्थापना करी गई है। तो ये डाटा पूछा गया एग्जाम में, तो आप लोग इसको नोट कर लें। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? यानी कि पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। जो पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है, वन नीति, ऐसी वन नीतियां बनाएं जो पर्यावरण का संरक्षण हो सके। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में भी इसकी बात कही गई है। और औद्योगिक नीतियां भी इस प्रकार से बनाएं कि पर्यावरण को नुकसान न हो। और शिक्षा नीति में इसके लिए जागरूकता या शिक्षा से संबंधित भी है। तो ये चारों ही सही हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्रीन वॉश इंगित करता है झूम कृषि की प्रोन्नति, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। तो ग्रीन वॉश क्या होता है? तो ये होता है कि
पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। यानी कि ग्रीन वॉश उस स्थिति को कहते हैं जब कोई संगठन जो है कि उपभोक्ताओं से यह कहता है कि वह जो है कि उसका उत्पाद एवं उद्देश्य जो है कि पर्यावरण नीतियों के अनुकूल है, यानी कि झूठा दिखावा करता है, पर्यावरण के अनुकूल नहीं होता है, लेकिन उसी को ग्रीन वॉश कहते हैं, यानी कि झूठा वादा करता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है। यानी प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में पूछा गया है, चींटी, हिरण, लोमड़ी एवं बाघ। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा हो जाएगा? तो चींटी और हिरण ये दोनों प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लोमड़ी और बाघ प्राथमिक उपभोक्ता नहीं हो। प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो कि प्राथमिक उपभोक्ता देखा जाए तो वे व्यक्ति शामिल होते हैं जो शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी यानी जो वनस्पतियों पर जीवित रहते हैं, यानी कि वे जो है कि घास और ये इन्हीं चीज़ों को खाते हैं। बाकी जो है कि ये जो बाघ है और लोमड़ी है ये मांसाहारी भी होते हैं। और चींटी क्या होता है? तो ये जो है कि प्राथमिक उपभोक्ता प्लस अपघटक भी होता है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता, अपघटक। और हिरण जो है कि प्राथमिक उपभोक्ता है। लोमड़ी और बाघ प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। लोमड़ी, बाघ जो है कि मांसाहारी जंतु हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। और इनको पोषक चक्र भी कहा जाता है, पोषक चक्र कहा जाता है। ये दोनों ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक मनुष्य के जीवन में पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि, यानी आवश्यक न्यूनतम भूमि है, उसे क्या कहा जाता है? तो जीवजात, पारिस्थितिकीय पदछाप, जीवोम और निकेत। तो जो एक मनुष्य को जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए एक आवश्यक न्यूनतम भूमि जो होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पारिस्थितिकीय पदछाप, यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो होता है, जिसे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो ये इंग्लिश में भी लिख के दे देता है सीधे सीधे कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है। तो आवश्यक न्यूनतम भूमि जो होती है उसी को पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। तो निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? यानी कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो शीतोष्ण पर्णपाती बायोम, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन बायोम, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, सवाना बायोम। तो जो सर्वाधिक जैव विविधता है ये उष्ण कटिबंधीय है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ अगर देखा जाए तो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 28 डिग्री तक जो है कि ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो इसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया था, क्योंकि यहाँ पर जो है कि गर्म जलवायु होती है, गर्म जलवायु, वर्षा अधिक होती है और पादप प्राणियों के विकास के लिए लाभकारी होती है, अनुकूल होती है। तो इसी के वजह से जैव विविधता अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक पाई जाती हैं। तो ये अभिकथन बिल्कुल सही है। और तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, क्योंकि ये तितलियां जो है कि कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, तो ए सही का व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। यानी कि किस प्रजाति को विलुप्त माना जाएगा अगर वह कितने वर्षों तक नहीं दिखाई देती है? तो ये 15 वर्ष, 40 वर्ष, 25 वर्ष और 50 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 वर्ष। अगर कोई भी प्रजाति है जो 50 वर्षों में अपने आवास में नहीं देखी गई है तो उसे विलुप्त माना जाता है। और ये किसके द्वारा परिभाषा है?
तो जो IUCN है इसके द्वारा परिभाषित किया गया है और इसकी स्थापना 1948 में की गई है, 1948 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? IUCN का हेडक्वार्टर है ग्लैंड, जो स्विट्जरलैंड में है। तो इसका यहीं पर मुख्यालय है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको नोट कर लें। तो ये जो एक रेड डाटा लिस्ट जारी करता है, लाल सूची, जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं उसी के लिए जारी किया जाता है। तो 50 वर्षों में अगर नहीं देखी गई है तो ये जो है कि विलुप्त प्रजातियां मानी जाती हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है, यह कहाँ पर स्थापित किया गया है और कब स्थापित किया गया है, इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो 2003 चेन्नई, 2003 बेंगलुरु, 2003 हैदराबाद और 2003 केरल। तो इसका वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी आंसर करते रहें। तो ये जो है कि 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया है। तो इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। चेन्नई कहाँ पर? तमिलनाडु में। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? जो जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक है वह किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये आई स्कोर से प्राप्त किया जाता है। तो इसको आप लोग जरूर नोट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कार्टाजोना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी, तो ये बिल्कुल सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैव प्रदूषक से संबंधित है, ये भी सही हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये ओजोन परत से संबंधित है, ओजोन के क्षरण से, तो ये भी सही है। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से नहीं संबंधित है। ये संबंधित किससे है? तो ये है जो है कि जलवायु परिवर्तन से, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। यानी जलवायु परिवर्तन में जैसे कि ग्रीन हाउस गैस को ग्रीन हाउस गैस जो है उसके उसका उत्सर्जन को कम करना, ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करना, तो ये सारे जो है कि क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, जल संरक्षण से संबंधित नहीं है। तो इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया था, क्योटो प्रोटोकॉल। और ये कब हुआ था? 2007 में से लागू है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशन में शामिल नहीं है? जो भारत की एक राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना है, इसमें 8 मिशनों में कौन शामिल नहीं है? तो सौर शक्ति, वनीकरण, नाभिकीय शक्ति, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन। तो उस 8 मिशन में कौन सा शामिल नहीं है? तो जो नाभिकीय शक्ति है उसमें इसमें शामिल नहीं है, बाकी 8 मिशनों में। ये एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको नोट कर लें। अगला दिया है कि राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। जो राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार है ये किसको दिया जाता है? तो शैक्षिक शोध संस्थाओं को इनको दिया जाता है, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को इनको भी दिया जाता है, वन्यजीव संरक्षकों को भी दिया जाता है। तो इसका उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी, शैक्षिक शोध संस्थाओं, वन्यजीव अधिकारियों, वन्यजीव संरक्षकों, इन सभी को जो है कि राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं। दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर है। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रेडेड मार्टिन, हंगुल या कश्मीरी टैग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो हंगुल या कश्मीरी टैग है ये दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, इसी के लिए ये प्रसिद्ध भी है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1981 में इसकी स्थापना करी गई है दचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा दिया है। तो जो फ्लाई ऐश है, फ्लाई ऐश ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे। एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है किसके जलाने से? यानी जो फ्लाई ऐश है वह किसको जलाने से प्राप्त होता है? तो ये कोल जो है, कोयला, पत्थर के कोयले को जलाने से प्राप्त होता है फ्लाई ऐश। तो इसके बारे में ये पूछा गया था, तो आप लोग इसको नोट कर लें, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये जो हवा में धुएं के साथ हवा में तैरते रहते हैं,
फ्लाई ऐश जो है, और ये जो है कि जहरीले कण होते हैं, बहुत ही जहरीले कण होते हैं, सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं, वायु प्रदूषक है ये वायु प्रदूषक है, ये भी पूछा गया है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि वायु प्रदूषक और प्रभावित अंग, यानी कि वायु प्रदूषक से कौन सा अंग प्रभावित होता है, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो एस्बेस्टस धूल से क्या प्रभावित होता है, तो इससे प्रभावित होता है फेफड़ा। तो ए का 3 हो जाएगा। तो आप लोग अगर एग्जाम में मिलाना चाहे तो इसको इस तरह से कर सकते हैं कि ए का 3 जिसमें नहीं दिया है उसको काट दीजिए करें, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना होने पाए। और शीशा क्या प्रभावित करता है, तो शीशा मस्तिष्क को प्रभावित करता है, तो बी का 1 हो जाएगा। तो बी का 1 यहाँ पर बी में ही दिया है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ हम लोग पूरा देख लेते हैं। और पारा किसको प्रभावित करता है, तो पारा जो उदर यानी पेट को, और कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये रक्त धाराएं जो होती हैं उनको प्रभावित करता है। तो इस प्रकार इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है, यानी खेती के लिए जो फसल चक्र है यानी कि प्रत्येक वर्ष बदल कर खेती करना है, यानी एक ही जैसे गेहूं बो रहे हैं तो गेहूं की ही नहीं, अलग अलग चीज़ों की खाद्यान्नों की फसल करना, यानी प्रत्येक वर्ष बदल कर खेती करना, जिसको फसल चक्र कहते हैं। तो इसमें उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है, मृदा कटाव कम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो खेती के लिए फसल चक्र दिया है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें। तो इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता बनी रहती है, और मृदा का कटाव भी कम होता है। तो चारों ही सही हो जाएगा इसका। अम्ल वर्षा क्या होती है, यानी अम्ल वर्षा के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अम्ल वर्षा क्या होती है, तो ये होती है बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया फलस्वरूप, यानी कि वर्षा के जल में जब सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद होती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसके साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इन दोनों के जो एक मुख्य कारक हैं, ये दोनों मुख्य कारक हैं जो कि अम्ल वर्षा के, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों ही मुख्य कारक हैं जो अम्ल वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, यानी कि पूछा गया है कि वह कौन सा व्यक्ति है इसमें इन चारों ऑप्शन में जिसको भारत रत्न नहीं मिला था। तो भारत रत्न किसको नहीं मिला है, तो ये पंडित जसराज, जो पंडित जसराज हैं इनको भारत रत्न नहीं मिला था। और बाकी लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न मिला था। और पंडित रविशंकर हैं, पंडित रविशंकर को, इनको भी भारत रत्न मिला था, और इनको कब मिला था, 1999 में। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, जो शहनाई वादक हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, कई बार आप लोग नोट कर लें, तो इनको भी 2001 में ही मिला था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की एक सूची दी गई है, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कुछ महिलाओं के परंपरागत परिधान दिए हैं और उसमें पूछा गया कि कौन सा राज्य में सुमेलित नहीं है। तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो बोकू दिया है सिक्किम में, तो जो बोकू सिक्किम में सही हो जाएगा। मेखला असम में, ये भी सही है। मुंडू जो दिया है, ये मुंडू जो है कि छत्तीसगढ़ में नहीं, ये केरल में हो जाएगा, केरल से संबंधित है, केरल का परिधान है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाए, फेरन कश्मीर सही है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जल्दी से हम लोग, क्योंकि टाइम भी कम है एग्जाम में, तो हम लोग जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों का समय भी कम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट भी मिल जाए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो क्षेत्र दिया है और व्यक्ति, तो हिंदी साहित्य, उर्दू, संगीत एवं नृत्य कला, चित्रकला, यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, तो आप लोगों को मिलान करना है। तो जो हिंदी साहित्य से संबंधित है ये रसखान संबंधित है, और उर्दू ज्ञानचंद से संबंधित है, और संगीत कला तो ये सरिता देवी, और चित्रकला सतीश चंद्र। तो ये चारों ही लगभग सुमेलित ही थे। तो 1, 2, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि भारतीय वास्तुकला की
सुर्खी का प्रारंभ माना जाता है, तो कुषाणों द्वारा सुर्खी का प्रारंभ माना जाता है। तो ये मंदिर वास्तुकला से संबंधित है, वास्तुकला से संबंधित है जो सुर्खी शब्द है, तो ये कुषाणों द्वारा प्रारंभ इसका माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है, यानी कि सुविख्यात जो ठुमरी गायिका है गिरिजा देवी, इनका संबंध किस घराने से था? तो ये बनारस घराने से संबंधित है। जो गिरिजा देवी है ठुमरी गायिका है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में, तो ये बनारस घराने से संबंधित है। और इनका जो है कि अभी हाल ही में 2017 में देहांत हो गया, 2017 में देहांत हो गया। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो चित्रगुप्त स्वामी मंदिर है ये कहाँ पर है? ये जो एकमात्र मंदिर माना जाता है चित्रगुप्त का, तो ये कांची में है, कांची में। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे। तमिलनाडु, तमिलनाडु में है ये। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आज का, लिखित हिंदी रचनाओं में कौन से सबसे पहले लिखी गई थी? यानी कि कुछ रचनाएं दी गई हैं और उसमें पूछा गया कि कौन सी सबसे पहले लिखी गई है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग, पहले इनका कार्यकाल देख लेते हैं। तो जो इंद्रावती है ये कब लिखी गई है? 1744 में, 1744 में लिखी गई है। और देख लेते हैं पद्मावत कब लिखी गई थी, जो मलिक मोहम्मद जायसी की है, तो ये 1540 में, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। और मधुमालती कब लिखी गई थी? तो 1543 में, 1543 में। और मृगावती कब लिखी गई है? तो 1503 में। तो इस प्रकार देखा जाए तो डी जो है कि सबसे पहले लिखी गई है, बाकी जो है कि सबसे अंत में इंद्रावती लिखी गई थी। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुल जो है कि 3 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लिया है 50-50 क्वेश्चन करके। कुल 9 वीडियो हो चुकी है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट, तो आप लोग जाकर वहाँ पर देख लीजिए। और आगे जो है कि ऐसे ही 40 से 50 वीडियो आएंगे, जिसमें 15 से 20 टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।